भारतीय जनता पार्टी के एमएलए और गुंडे जो हैं महिलाओं पर हमले कर रहे हैं, क्या वो सही हो रहा है? जो 22 तारीख धार्मिक उन्माद की राजनीति का दिन है इस देश के अंदर। आप कह रहे हैं धार्मिक उन्माद की राजनीति का दिन है, लेकिन वो तो कह रहे हैं हमारे राम जी का शिलान्यास हो रहा है मंदिर का। आप कह रहे हैं कि मायावती जी को भी इंडिया अलायंस में आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। आरोप तो ये है कि वो ईडी के डर से डरी हुई हैं। कौन ईडी के डर से डरा हुआ है? हम इस पर क्यों कटाक्ष करें? क्यों नहीं? इसलिए बिल्कुल नहीं है कि आप उठा के देख लीजिए कि इस वक्त देश पे कितना कर्जा है। गरीबी हटाओ का नारा तो इंदिरा गांधी ने भी नहीं, दिया था वो उसके बाद तो आगे बढ़े थे ना। उसके बाद आगे बढ़े थे। जब 2014 में सत्ता ली है, उतना उस वक्त कितना कर्जा था और इस वक्त कितना कर्जा है देश के ऊपर। हर व्यक्ति इस वक्त कर्जे में डूबा हुआ है। देश की राजनीति को अगर बदलना है, ये जो दूसरे आज़ादी के नारे के साथ पॉलिटिकल पार्टीज मैदान में उतरने की कोशिश कर रही हैं, उनसे हमारा ये निवेदन है कि ये लड़ाई उस वक्त तक पूरी नहीं हो सकती जब देश की सिविल सोसाइटी एक्टिव नहीं होगी। पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी एक सीमाएं होती हैं। सिविल सोसाइटी का अपना एक विज़न होता है, और विज़न जो होता है वो देश को बचाने का विज़न होता है। कभी कभी पॉलिटिकल पार्टीज़ का विज़न जो है वो सत्ता में आने का विज़न होता है, लेकिन इस बार की लड़ाई जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को देश को बचाने की भी है। ये एक बड़ी अहम बात है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस आप मई 2023 से हम लोग ये बराबर प्रोग्राम कर रहे हैं। देश के जगह जगह हम जा रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश की वेस्टर्न यूपी की बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में हम गए हैं। हमें ये लगा कि ग्राउंड के ऊपर पहली बार पिछले 10 बरसों में हमें ये बात लगी है कि हर पॉलिटिकल पार्टी का जो भारतीय जनता पार्टी की उन्माद की राजनीति के विरुद्ध खड़ी होना चाहती है, उसका वर्कर जो है ग्राउंड पर जो वर्कर है वो चाहता है कि इंडिया अलायंस मजबूत हो। जो पार्टियां अभी इंडिया अलायंस में उसका वर्कर भी, और जो पार्टियां इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है उसका वर्कर भी। मैं खासकर बहुजन समाज पार्टी के वर्करों की बात कह रहा हूँ कि वो चाहते हैं, वो ये भी कहते हैं कि बहन जी का आदेश हमारे लिए फाइनल होगा, लेकिन वो ये भी कहते हैं और बहुत ही रेखांकित करके कहते हैं कि बहन जी को इस पर विचार करना चाहिए कि इंडिया अलायंस के गठबंधन में शामिल हों। मुझे लगता है कि ये जो कटाक्ष की इस वक्त राजनीति उत्तर प्रदेश में चल रही है, एक दूसरे पर कटाक्ष करने की राजनीति के तू तकार हो रही है, उसको बंद होना चाहिए। बहन जी को हिस्सा बनना चाहिए। देश के भविष्य के ताल्लुक से जो भी संजीदा हैं, उनका ये एक समझ लीजिए कि ये उनका एक बड़ा इम्तहान है कि अपनी मन मिटाव को पीछे रखकर, अपने मन मिटाव को ख़त्म कर कर ये जो आज़ादी की दूसरी लड़ाई में लड़ने की कोशिश की जा रही है, उसमें उसका वो हिस्सा बने। और सब ये बात जानते हैं। मैं बहुत सारे लोगों पर से भी मिला हूँ, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो इंचार्ज हैं उनसे ही मिला हूँ। सब ये बात कहते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश दिल्ली की का सत्ता का रास्ता जो है यकीनी तौर पर उत्तर प्रदेश से जाता है। तो जब ये बात आप समझते हैं तो फिर अकेले चुनाव लड़ने से क्या होगा? अच्छा नावेद साहब, ये बताइए कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि देश खतरे में है और देश को बचाना चाहिए? देश में सब कुछ ठीक है? नहीं, देश में सब कुछ ठीक क्या है? क्या यहाँ पर वायलेंस नहीं हो रहा है? क्या यहाँ पर जिस नारे के साथ आए थे, बेटी बचाओ के नारे के साथ, वो पूरा उस पर कुछ काम हुआ है? बिल्किस बानो का केस हो या वीएचपी का ताज़ा केस हो या हाथरस का केस हो, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एमएलए और गुंडे जो हैं महिलाओं पर हमले कर रहे हैं, क्या वो सही हो रहा है? क्या देश की अर्थव्यवस्था सही है? क्या देश में देश का 2023 के अंदर सोना नहीं बेचा गया है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार ने खुद कहा है सोना बेचा गया है। कितने वर्ष के बाद बेचा गया है? चंद्रशेखर जी के ज़माने में जो गिरवी रखा गया था, उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है
कि देश का सोना जो है वो बेचा गया है, सरकार ने बेचा है। क्या ये बात सही नहीं है कि मनरेगा जो गरीब उसको ख़त्म कर दिया गया तकरीबन गया है आधार कार्ड से उसको संकलित करके? क्या ये अच्छी बात है कि आप देश की आप फ़ख्र के साथ कह रहे हैं, छाती पीट पीट के कह रहे हैं कि हम देश की 50 करोड़ जनता को फ्री राशन दे रहे हैं? 80 करोड़ का भी एक आंकड़ा कहते हैं, कहीं 50 करोड़ का कहते हैं। चलिए मैं तो 80 करोड़ तो और बताता हूँ मैं। 80 करोड़ ये देश को जेब में जब 10 रुपये होता है ना, गरीब आदमी के भी 10 रुपये होता है, आपकी जेब में भी 10 रुपये होता है ना। जब आप जाते हैं खरीदने के लिए कुछ सामान तो अपनी चॉइस से दमंगी के साथ जब सामान खरीदते हैं। जावेद साहब ये बताइए, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस हालात के लिए जो देश की मौजूदा हालात है, पिछली सरकार तो जिम्मेदार बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? इसलिए बिल्कुल नहीं है कि आप उठा के देख लीजिए कि इस वक्त देश पे कितना कर्जा है। गरीबी हटाओ का नारा तो इंदिरा गांधी ने भी नहीं, दिया था। वो उसके बाद तो आगे बढ़े थे ना, उसके बाद आगे बढ़े थे। जब 2014 में सत्ता ली है उतना उस वक्त कितना कर्जा था और इस वक्त कितना कर्जा है देश के ऊपर? हर व्यक्ति इस वक्त कर्जे में डूबा हुआ है। आपने यहाँ तक पहुँचा दिया हाल को। आप कह रहे थे पेट्रोल हम 40 रुपये लेके आएंगे, आप कह रहे थे 15 लाख रुपए हम देंगे। क्या ये हुआ है? मैं उन सब रिटॉरिक्स में नहीं जा रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि देश में देश के भविष्य को बचाने के लिए हम सबको साथ आना चाहिए। आप कह रहे हैं कि मायावती जी को भी इंडिया अलायंस में आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। आरोप तो ये है कि वो ईडी के डर से डरी हुई हैं। कौन ईडी के डर से डरा हुआ है? हम इस पर क्यों कटाक्ष करें? हालत तो ईडी से की ये है कि 500 रुपये जिसके जेब के अंदर थे, बैंक अकाउंट के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, उस आम इंसान को भी आप जानते हैं ना कि उस आम इंसान को भी ईडी ने बुला लिया है। तो जो भी डिसेंट की बात करेगा, जो भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, क्यों बुलाया? आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी का एक नेता जो है उनकी ज़मीन पर कब्जा करना चाहता था। किस तरीके से ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, मिसयूज हो रहा है, वो तो आपको वाकिफ है ना। एक सवाल नवीद साहब और कि बिल्किस बानो के जो आरोपी थे, अब खबर ये है जो मुजरिम थे उनमें से 9 लोग फरार। देखिए, बिल्किस बानो का बड़ा पेक्यूलर और एकदम समझ लीजिए कि इतना दर्दनाक केस है कि उसने भारतीय राजनीति का क्रूर चेहरा जो है उसको उजागर किया है और सुप्रीम कोर्ट ने तो स्ट्रिक्चर पास कर दिया है। 9 लोग फरार कर दिए गए हैं। गुजरात का एक एमएलए कह रहा है कि मैं उनका केस लड़ूंगा, वो भी भारतीय जनता पार्टी का एमएलए है। होम मिनिस्टर की मंजूरी से गुजरात सरकार को, क्या होम मिनिस्टर इतने आप समझ लीजिए कि अनजान आदमी है कि उनको मालूम नहीं कि भाई किसका जुरिस्डिक्शन था, उनको रिहाई कराने का जुरिस्डिक्शन किसके पास था? अगर वो इतनी इस बात से वाकिफ नहीं है तो आई थिंक ही शुड एक्सेप्ट दैट ही इज एन इनकम्पिटेंट होम मिनिस्टर। क्या लगता है आपको कि बिल्किस बानो के जो आरोपी हैं वो जेल में जाएंगे, फिर एक बार उनको बचा लिया जाएगा? डाउटफुल है। लंबी लड़ाई है, घरों पे ताले लगा के भाग गए। सरकार को मालूम है कहाँ गए। ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि जहाँ भी हैं वो उनको पकड़ के जेल के अंदर दोबारा भेजें। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है ये कॉन्स्टिट्यूशनल दायित्व भी है। नैतिक जिम्मेदारी छोड़ दीजिए आप, संवैधानिक उनकी जो है ये जिम्मेदारी है कि उनको पकड़ के छोड़े। बिल्किस बानो ने जो दर्द सहा है वो दर्द कोई मामूली दर्द है। मैंने कहा ना, क्रूर राजनीति का क्रूर चेहरा बिल्कुल उजागर हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने उस राजनीतिक क्रूर चेहरे को बिल्कुल एक तरीके से एकदम उसकी भर्त्सना की है। मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि जो भी इसके पीछे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये फ्रॉड किया गया है, कहा है ना फ्रॉड किया गया है, तो जो भी इस फ्रॉड के पीछे लोग हैं उन सब के खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर मुकदमा कायम होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। तो ये जो पूरी उन्माद क्या कहते हैं, धार्मिक उन्माद की राजनीति हो रही है, जो 22 तारीख धार्मिक उन्माद की राजनीति का दिन है इस देश के अंदर। आप कह रहे हैं धार्मिक उन्माद की राजनीति का दिन है, लेकिन वो तो कह रहे हैं हमारे राम जी का शिलान्यास हो रहा है मंदिर का। 4 शंकराचार्य
4 धर्मगुरु जो सबसे हाईएस्ट सनातन धर्म के अंदर जो सबसे बड़े जो पोस्ट होती है ना, स्तंभ है, वो स्तंभ कह रहे हैं कि ये धार्मिक इंसिडेंट नहीं है, ये राजनीतिक जो है ये इंसिडेंट है 22 तारीख को। मैं नहीं कह रहा हूँ, आई एम कोटिंग देम। अगर शंकराचार्य कह रहे हैं और चंपत राय ने क्या कहा, उसने तो बिल्कुल साफ तौर पे कह दिया है कि रामानंदों का जो है मंदिर है। तो राम भारत के आप समझ लीजिए कि एक बड़ा एक धार्मिक जो है वो नाम है, लेकिन उसको आप राजनीति में इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए ना।